सर सुनाई नहीं दे रहा है। सर सुनाई नहीं दे रहा है। अब सुनाई दे। मैग्नेटिज्म में सबसे पहले जो चीज पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। सबसे पहले ये जो इफेक्ट था पता करा था ओस्टेड करके एक साइंटिस्ट थे उन्होंने। ठीक है, उसने बताया कि कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रखता है, और वो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिपेंड करेगा करंट के मैग्नीट्यूड पे, करंट के डायरेक्शन पे। ठीक है, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, a current carrying conductor, a current carrying conductor, current carrying conductor produces, a current carrying conductor produces magnetic field, magnetic field, magnetic field around it, produces magnetic field around it. Second point, magnitude of this magnetic field, magnitude of this magnetic field, magnitude of this magnetic field depends on, magnitude of this magnetic field depends on magnitude of current, depends on magnitude of current flowing through the conductor, magnitude of current flowing through the conductor. Number 3 में लिखो, direction of magnetic field, direction of magnetic field, direction of magnetic field depends on, direction of magnetic field depends on direction of current, direction of current. Fourth point, a moving charge produces, a moving charge produces, a moving charge produces, moving charge produces magnetic field, moving charge produces magnetic field as well as electric field, as well as electric field. ये चार स्टेटमेंट दिए थे और स्टेट के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो भी कंक्लूजन था, ये चार कंक्लूजन था। पहले हमने अभी तक जो भी पढ़ा है करंट चार्ज के बारे में, क्या पढ़ा था कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है,
चार जगह रेस्ट में है, तो इसके चलते क्या होगा, जो भी स्पेस है इसके चारों तरफ उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, लेकिन ओस्टेड कुछ कर रहा था एक्सीडेंटली, उसके पास एक कंपास था, उस कंपास में कुछ डिफ्लेक्शन दिखा। ठीक है, तो जब डिफ्लेक्शन दिखा तो फिर उसके दिमाग में डिफ्लेक्शन आ गया, उसने बहुत सारा चीज सोचा और कुछ बातें बताई। जो भी बातें उसने बताई वो तुम्हारे सामने है। जब उसको पता चला कि डिफ्लेक्शन हो रहा है कंपास में, तो पक्का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि कंपास का काम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग वो डिफ्लेक्शन देता है। जैसे अगर नॉर्थ में अलाइन करोगे तो वो डिफ्लेक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हुआ क्या कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, डिफ्लेक्शन दिखा तो उसको पता चल गया कि कुछ ना कुछ आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड उसको देखा तो उसने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करना शुरू करी, जैसे मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं तब डिफ्लेक्शन में क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तब कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, या फिर जब उसके डेप्थ में गया तो उसको पता चला कि करंट प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर में चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, और जब चार्ज पहले रेस्ट में था तो उसके चलते बस इलेक्ट्रिक फील्ड आता था। ठीक है, और जब चार्ज मोशन में आ रहा है तो पक्का एक और चीज आ रहा होगा, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज का मोशन हो रहा है वायर के अंदर और उसी के चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ से एक पूरा अलग थ्योरी जनरेट हो गया कि मूविंग चार्जेस के चलते हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ओस्टेड ने कोई ऐसा मैथमेटिकल वैल्यू नहीं बता पाया, कोई भी मैथमेटिकल जो डेरिवेशन होता है या डेटा होता है जिसके हेल्प से हम क्या कर सके, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन बता सके, वो नहीं बता पाया। उसने बस एक्सप्लेन करा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस पक्का होगा अगर करंट है तो फिजिक्स बस थ्योरी से काम चलता है नहीं, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग देना पड़ता है, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला देना पड़ता है। तो उस पर किसने काम किया, दो साइंटिस्ट थे, बायट सेबर्ट करके उन्होंने। तो नेक्स्ट हेडिंग है बायट सेबर्ट लॉ। क्या काम है बायट सेबर्ट लॉ का, चलो लिखना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, magnetic field, magnetic field, magnetic field produced by, produced by, produced by an element, produced by an element, produced by an element of a wire, of a wire carrying current, of a wire carrying current, carrying current depends on, depends on magnitude of current, depends on magnitude of current, depends on magnitude of current, comma, length of element, length of element, comma, distance, distance of this element, distance of this element, distance of this element from the given point, and 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 angle between, and angle between, and angle between length vector, and angle between length vector, length vector and position vector of the given point, length vector and position vector of the given point. ये एक वायर है,
करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, आर्बिट्री वायर है, कोई भी ले रहा है। अब देखो बायट सेवर्ट ने क्या करा कि इस वायर का एक कोई छोटा सा एलिमेंट लो। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा पोर्शन। अगर एक छोटा सा पोर्शन काटते हो तो बायट सेवर्ट ने इसके लिए बताया, पूरे वायर के लिए हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, जो बायट सेवर्ट थे उसने किसके लिए बताया, इस छोटे से एलिमेंट के लिए। मान लो इसका लेंथ कितना है, डीएल है, अभी के लिए हम इसका लेंथ कितना मान के रख रहे हैं, डीएल। और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है कि इस छोटे से एलिमेंट के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इस पॉइंट का कुछ डिस्टेंस होगा यहाँ से, ये डिस्टेंस कितना मान रहे हैं, आर। तो अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट लॉ, ये एंगल भी पहले लिख लो, ये एंगल थीटा। अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट लॉ यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा डीबी, डीबी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। डीबी क्या है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और करंट के साथ साथ ये जो लेंथ है इस लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और डायरेक्टली डिपेंड करता है। डीबी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिमेंटल लेंथ। नेक्स्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड द पॉइंट। और लास्ट वन है इस एंगल पे भी डिपेंड करता है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दैट एलिमेंट एट गिवन पॉइंट पी, वो चार चीजों पे डिपेंड करता है। तो अगर इन सबको कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट लाना पड़ेगा। सो dB क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट आता है यहाँ पे म्यू नॉट 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं स्केलर फॉर्म ऑफ बायट सेवर्ट लॉ, क्योंकि यहां से बस मैग्नीट्यूड पता चलेगा। तो मैग्नीट्यूड अगर यहां से पता चलेगा तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड निकाल करके छोड़ दोगे तो आधा अधूरा इंफॉर्मेशन होगा। एंगल भी चाहिए, सॉरी डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड रूल से। ठीक है, राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि थंब को क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। थंब को किधर रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में। और जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उस पॉइंट पे जो फिंगर है वो कर्ल करेंगे। थंब को किधर रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में, और जिधर पॉइंट है, पॉइंट इधर है तो इधर ऐसे हाथ रखेंगे और कर्ल करेंगे। कर्ल जो है फिंगर का वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो अगर कर्लिंग ऑफ फिंगर देखोगे ना, तो अगर इस रीजन में कहीं भी कोई पॉइंट है, मतलब ये तुम्हारा वायर है, इस वायर के इस रीजन में कहीं भी पॉइंट है, तो थंब अगर करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, फिंगर कर्ल करोगे तो किधर जाएगा, अंदर की तरफ। यानी इधर जो जितना भी पॉइंट होगा सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। और अंदर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्रॉस यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर इधर पॉइंट पी डैश ले रहे हो, अगर इधर पॉइंट होता पी डैश, तो क्या करते, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रखते, ठीक है, लेफ्ट हैंड रखोगे उल्टा हो जाएगा। राइट हैंड रखोगे, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को, और फिंगर कर्ल करोगे जब इस पॉइंट पे, तो फिंगर कर्ल करोगे किधर आएगा, बाहर की तरफ। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो भी सिंबल है, सिंबल याद रखना कि क्रॉस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
अब इस क्रॉस डॉट को देख करके ना एक चीज पता चलेगा, क्रॉस डॉट को देखोगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड या तो इस गिवन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड या तो अंदर हो सकता है या फिर बाहर हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है, मैग्नेटिक फील्ड या तो अंदर जा सकता है या तो बाहर जा सकता है। यहाँ पे हम दो वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, एक पोजीशन वेक्टर और एक लेंथ वेक्टर। आ रही बात समझ में? एक पोजीशन वेक्टर और लेंथ वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को कंबाइन करके हम एक वेक्टर फॉर्म निकालते हैं इस डीबी का। ठीक है ना? वेक्टर फॉर्म सीधे सीधे पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा कि मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा। ये जो इंफॉर्मेशन देगा ये बस मैग्नीट्यूड का देगा। राइट हैंड रूल यूज करके हम क्या करेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, या फिर डायरेक्टली इसको सीधे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। वेक्टर फॉर्म यूज करोगे वो सीधे सीधे मैग्नीट्यूड भी दे देगा और डायरेक्शन भी दे देगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालोगे एक साथ, उसके लिए वेक्टर फॉर्म का जरूरत पड़ेगा। और वेक्टर फॉर्म बताता है कि हम क्या करेंगे, ये जो भी फॉर्मूला है इसमें दिमाग लगा करके थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। दिमाग कैसे, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इधर लिख सकते हो, ठीक है, नीचे आर स्क्वायर भी कर लो। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये जो आर वेक्टर है इसका डायरेक्शन किधर होगा, फ्रॉम द पॉइंट टू द गिवन पॉइंट, जहां पे एलिमेंट है उधर से बाहर की तरफ। आर वेक्टर किधर है, बाहर की तरफ है। ठीक है, एक दूसरा वेक्टर लेते हैं जिसको बोलते हैं डीएल वेक्टर। ध्यान से सुन लो, यहाँ पे डीएल वेक्टर जो होगा ना उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा करंट के डायरेक्शन में लेंगे। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेंगे, करंट के डायरेक्शन में, क्योंकि अगर एक वायर है ना तो वायर का दो डायरेक्शन हो सकता है, इधर भी और इधर भी। इसके साथ कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ये हमेशा अवे फ्रॉम द एलिमेंट होगा, बाहर की तरफ, पोजीशन वेक्टर बाहर की तरफ होगा। लेकिन जब डीएल वेक्टर का बात करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है किधर ले। तो डीएल वेक्टर आंख बंद करके किधर ले लेना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डीएल वेक्टर जो होगा वो हमेशा किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। और ये आर वेक्टर है। तो जब इसको लिखते हैं तो कुछ इस तरीके का फॉर्म बनता है, डीएल वेक्टर इनटू आर वेक्टर। और चूंकि एक आर यहाँ एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस होता है, नीचे इसको क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। अब क्रॉस ले रहे हो तो साइन वाला जो भी टर्म है, क्योंकि जब उसको ब्रेक करोगे तो डी एल आर साइन थीटा हो जाएगा वो, और ऊपर स्केलर फॉर्म दिख जाएगा। और अगर क्रॉस फॉर्म में दिया है तो डायरेक्टली उधर से डायरेक्शन भी दिख जाएगा तुमको। अब इसको जस्टिफाई भी कर सकते हो कि अगर पॉइंट पी इधर है तो अगर जो हमारा डेफिनेशन था राइट हैंड रूल का उससे क्रॉस आ रहा था यहाँ पे, तो इससे भी क्रॉस आना चाहिए। तो इसको यूज कैसे करते हैं, डीएल क्रॉस आ रहे हैं तो हाथ किस पे रखेंगे, डीएल पे। कर्ल किधर करेंगे, आर की तरफ। हाथ किस पे रखे हैं, डीएल पे। डीएल का डायरेक्शन ये है, कर्ल करेंगे आर की तरफ। जो थंब का डायरेक्शन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का नीचे की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ क्रॉस दिखा रहा है। ठीक है, अगर वही पॉइंट इधर होता, ये जो पॉइंट है वो इधर होता, तो डीएल का तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन किसका डायरेक्शन चेंज होता, आर का। क्योंकि आर जब कर्ल करते हैं तो आर वेक्टर ऐसे कनेक्ट होता। तो डीएल इधर कर्ल कर रहे हैं, थंब किधर आ रहा है, बाहर, यानी बाहर की तरफ। आ रही बात समझ में? तो वेक्टर फॉर्म डायरेक्टली बता देगा डायरेक्शन भी और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी। लेकिन जब ये यूज करोगे तो फिर किसके पास जाना होगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है। मॉडिफिकेशन क्या होता है, अगर यहां से कैलकुलेट करोगे तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा करंट को। ठीक है, लेकिन जब ये यूज करोगे तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। आ रही बात समझ में? तो कोई एक याद रख सकते हो, क्या करोगे, कोई एक याद रखो, या तो डायरेक्ट यहां से स्केलर फॉर्म से निकाल लो क्या, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फिंगर कर्ल करेंगे। फिंगर जो भी कर्ल ऑफ फिंगर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखो, पहले वो उसके बारे में लिख लो, म्यू नॉट के बारे में। ये थीटा क्लियर है क्या, थीटा जो है ना ये है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। और डीएल मैंने बता दिया, डीएल वेक्टर किधर होता है, करंट का डायरेक्शन।
एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। पहले लेंथ को फाइनाइट लेकर के सॉल्व करेंगे। फाइनाइट लेंथ कहने का मतलब होता है जो वायर का लेंथ है वो, और जो डिस्टेंस है वो कंपेरेबल है। जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो कंपेरेबल है एक दूसरे से। देखो, तो ये पूरे वायर के चलते अगर हम निकाल सकते हैं नहीं। जो बायट-सैवर्ट लॉ है वो किसके लिए यूज होता है? एक छोटे से एलिमेंट के लिए। पूरे इस लेंथ के लिए उसने फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, उसने जो फॉर्मूला दिया हुआ, जैसे जो भी फॉर्मूला था वो छोटे से एलिमेंट के लिए दिया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एलिमेंट काटेंगे। एक एलिमेंट के चलते पता चलेगा, वैसे इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। एक एलिमेंट के बारे में पता करेंगे और उस तरीके का इसमें मिलियंस ऑफ एलिमेंट है, तो सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और कंटिन्यूअस एडिशन करते हैं तो हमें किसका जरूरत पड़ता है, इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ता है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेंगे, बस लिखना नहीं है, समझ लो। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट काटे जिसका लेंथ कितना होगा, डीएल। ये कुछ यहाँ पे एंगल फॉर्म करेगा। तुम्हें लिखना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेना। ये एंगल बना रहा है यहाँ पे फाइव, या पहले इसको एंगल कर, ये थीटा, ये एंगल फाइव। इस एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करोगे, ये डिस्टेंस आर है। तो डीबी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई और साइन थीटा आर स्क्वायर डीएल, ये होगा। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ जो निकालना है, ये लेंथ बहुत बड़ा है। ठीक है ना, लेंथ बड़ा है तो सीधे यहाँ एल पुट करके सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, छोटे से एलिमेंट निकाल करके जो बी निकालेंगे उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास होंगे, अगर बहुत सारे एलिमेंट है तो एक के चलते निकाला, सबको इंटीग्रेट करा। इंटीग्रेट करने के बाद जो जो फॉर्म है यहाँ यहाँ जो है, हमें इस आर को रिप्लेस करना होता है। या जो आर है इसको रिप्लेस करेंगे, इस डीएल को रिप्लेस करना पड़ेगा और इस थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीन चीजें हमने खुद से माना था, ये था नहीं, सॉरी आई भी होगा इधर। ये तीन चीजें क्या है, हमने खुद से माना है, जो इधर गिवन नहीं है। इधर आई गिवन है और डी गिवन है, थीटा वन और थीटा टू गिवन था, उसके फॉर्म में आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे, आर स्क्वायर रिप्लेस करेंगे और डीएल रिप्लेस करेंगे। सबको रिप्लेस करने के बाद पुट करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बी का जो फॉर्मूला आता है वो होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ठीक है, लिख लो।
रिजल्ट याद रखोगे। और ये एंगल ध्यान रखोगे, एंगल क्या है, ये जो एंगल है ना, ये जो टिप है, इस पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा वो थीटा 1, और ये जो टिप है इस पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा वो है थीटा 2। तो थीटा 1 थीटा 2। कभी कभी क्या होता है ना कि सवाल में एंगल ये दे देता है, अगर ये एंगल दे दिया और ये एंगल दे दिया तो क्या करेंगे, हाँ कुछ ज्यादा नहीं करना है, ये अगर एंगल दिया हुआ है ना तो ये एंगल निकाल सकते हो। फॉर्मूला अब चेंज हो सकता है, फॉर्मूला में भी थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे हो जाएगा, लेकिन अगर ये एंगल दिया हुआ है तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर मान लो ये फाई दिया हुआ है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, बस कैलकुलेट करके फिर यहाँ पुट कर देना, अलग फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको चेंज करते हैं तो ये कॉस में बदल जाता है, ये भी कॉस हो जाएगा ये भी कॉस हो जाएगा, इसलिए कितना फॉर्मूला रटोगे, फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करो कि थीटा एक्चुअली है क्या, फिर उसके अकॉर्डिंग पुट कर देना। तो ये फाइनाइट के लिए है। डी, जब इनफाइनाइट लेंथ हो तो क्या करेंगे, लेंथ क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। इनफाइनाइट अगेन कहने का मतलब है कि जो भी वायर है ना, मान लो ये वायर है और तुम्हें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, आ रही बात समझ में, तो इस पॉइंट के लिए ये जो लेंथ होगा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। उसके लिए अगर कैलकुलेट करना है तो बी का वैल्यू होता है μ0I/2πd। चलो देखते हैं 2πd आएगा कैसे। जैसे ये जो पॉइंट था ना, ये इस पॉइंट से अगर एंगल बनाने की कोशिश करोगे, जैसे ये ज्वाइन कर रहे हैं इस पॉइंट को, तो यहाँ जो एंगल बनेगा इस लाइन से वो अप्रोक्सीमेटली कितने के बराबर होगा, थीटा 1 जो होगा वो π/2 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले ये एंगल बन रहा था, ये थीटा 1 था, जब इसको टच कराओगे ऐसे, इस पॉइंट को पास ले जाओगे, ये पास ले जाओगे तो ये एंगल बढ़ना शुरू करेगा। जैसे अगर यहाँ पे ले गए तो ये एंगल, यहाँ पे ले गए तो ये ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होते होते जब इसको बहुत पास ला लोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, π/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे π/2 रखोगे, साइन π/2 की वैल्यू कितनी, 1। सिमिलरली इधर से ये पॉइंट जब मीट कराओगे तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, π/2, यानी थीटा 2 भी कितना हो गया, π/2 हो गया, तो इधर साइन π/2 इधर साइन π/2 कितना होगा, 2 आएगा, और 2 से एक 2 चला जाएगा, तो ये आ रहा है। थर्ड लिखो, सेमी इनफाइनाइट। इसमें क्या है ना, वायर का जो एक एंड है उसके पैरेलल में एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, और ये जो दूसरा पॉइंट है ये क्या है, बहुत ही दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थीटा 1 देखोगे ना, थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा 1 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इधर से ये पॉइंट मीट कराओगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा इसी लाइन से वो एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा 2 कितना होगा, थीटा 2 ये बहुत दूर है, तो जब बहुत दूर जाएगा तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2। ये दोनों वैल्यू पिछले वाले में पुट कर देंगे। आ रहा समझ में कैसे हो रहा, पहले ये जो था ना ये कुछ ऊपर ऐसे था,
तो एंगल ये कितना आ रहा था, θ1 आ रहा था। लेकिन अभी ये जो एंड है ना, ये श्रिंक करके कहाँ चला गया, इसी पॉइंट पे चला गया है। तो ये लाइन ऐसे जाएगा जाएगा, θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अभी जो इधर वाला एंड है ना, वो दिख नहीं रहा है कितना दूर है, तो एंगल जो बनाएगा वो कितना होगा, π/2 के बराबर होगा। तो यहाँ से जो b का वैल्यू आएगा एट पॉइंट P पे, उसका बताओ कितना होगा, 4πd होगा। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए 4πd यूज करेंगे, इनफाइनाइट के लिए नीचे 2πd होगा। और अगेन डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन अगर वेक्टर फॉर्म पता है तो वेक्टर फॉर्म से कैलकुलेट कर लेंगे, और नहीं तो फिर राइट हैंड रूल यूज करेंगे। सवाल लिखो, देखना, टू वायर्स टू वायर्स टू वायर्स carrying current, two wires carrying current are placed on are placed on are placed on x and y axis are placed on x and y axis are placed on x and y axis find magnitude of magnetic field, find magnitude of magnetic field magnitude of magnetic field at a point P at a point P at a point P which is distance d away from which is distance d away from origin on z axis as shown in figure. या जो आई है वो वेक्टर नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं सर वाई की तरफ आई डायरेक्शन की रिप्रेजेंट करे, वो आई करंट है। कर पाओगे? करो तो, नहीं हो पाएगा।
हाँ हाँ इनफाइनाइट, वो डॉट डॉट का मतलब ही है इनफाइनाइट। अगर ऐसा फिगर में डॉट डॉट दिया हुआ है इसका मतलब एंडिंग पॉइंट पता नहीं है, तभी डॉट दिया हुआ है। देखो तीन फॉर्मूला है तुम्हारे पास, उसी तीनों में कोई यूज करना है। अब तुम्हें सोचना है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे नेट निकालेंगे। जो बी वेक्टर होगा वो होगा बी ड्यू टू एक्स एंड बी ड्यू टू वाई, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब नेट निकाल ले होंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले होंगे, तो हमें सोचना पड़ेगा डायरेक्शन का भी। ठीक है, चलो समझते हैं। देखो इसको अगेन दो तरीके से कर सकते हो, या तो वेक्टर से डायरेक्ट म्यू नॉट आई बाई पाई डी ना, हाँ एक्स का, हाँ एक्स का तो वही होगा। प्लस करोगे तो डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा, वेक्टर है वो। चलो देखो, हाँ तो अगेन इसको दो मेथड से कर सकते हैं। या तो बी एक्स को डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, बी वाई को क्या कर लो, डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में निकाल लो और सिंप्लीफाई करके ऐड कर दो। और नहीं तो दूसरा काम क्या था, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, राइट हैंड रूल यूज करके इसका डायरेक्शन निकालो, क्रॉस या डॉट, या फिर बी वाई का साथ सेम करेंगे, पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और राइट हैंड रूल यूज करके जो भी होगा डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हें क्या इजी लग रहा है। मैं देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं। देखो पहले एक्स के चलते अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो सिंपली लिख सकते हो कि बी एक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी होगा, क्योंकि इस वायर से इस डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे वो पॉइंट है, उसका डिस्टेंस कितना है, डी है, बी एक्स लिख दिए। ठीक है, लेकिन ये इसका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन कब पता चलेगा, जब डायरेक्शन निकालेंगे। तो देखो डायरेक्शन सोचने के लिए क्या करेंगे, फिंगर जो जो थंब रखेंगे वो किधर की तरफ रखेंगे, आई की तरफ। थंब किधर रखेंगे, आई की तरफ। कर्ल करेंगे फिंगर को, देखो अब कर्ल कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट, ये जो डायरेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर अंदर कोई पॉइंट होता तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट कहाँ है, बाहर पे है, बोर्ड के प्लेन के बाहर है, यहाँ पे डी है। तो जब फिंगर कर्ल करोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। आ रही बात समझ में, फिंगर किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, और ऊपर कौन सा है, वाई है, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे, जे वेक्टर। आ रही बात समझ में, डी एक्स ऐसे निकलेगा। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है। अभी इसको दूसरे वाले मेथड से भी करेंगे, दूसरा जो मेथड कहने का मतलब है कि क्रॉस वाले मेथड से भी अभी बताएंगे, उससे भी जे ही आएगा। कर्ल वाला फिंगर इजी लगता है, उससे भी कर सकते हो। कैसे करा, थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट, करंट इधर की तरफ जा रहा है। अब अगर मैं करंट ऐसे ले लूं तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये हाथ अंदर की तरफ जा रहा है, तो पॉइंट किधर होना चाहिए, अंदर की तरफ, लेकिन पॉइंट अंदर नहीं है, पॉइंट किधर है, बाहर। तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करा तो अभी ऐसे हो गया। ठीक है, ये थंब रिप्रेजेंट कर रहा है, फिंगर किधर जा रहा है, नीचे, सॉरी नीचे जा रहा है, तो माइनस जे। करंट इधर की तरफ था, करंट इधर की तरफ है, नीचे कर्ल करा, नीचे कर्ल करा, फिंगर पीछे की तरफ। क्या ये पॉइंट, वो ये पॉइंट कहाँ है, इधर नीचे की तरफ नहीं है, जेड एक्सिस। तो अगर एक्स और वाई इस प्लेन में है तो जेड इधर का ही होगा, मतलब जेड, या ये जो पॉइंट लिया ये हवा में कहीं इधर हैंग कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट हवा में हैंग कर रहा है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, इस वायर में करंट किधर फ्लो कर रहा है, ये टिप रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ये है। तो हम क्या करते हैं ना, थंब का जो डायरेक्शन वो किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट। तो करंट इधर था, पॉइंट किधर था, इधर, फिंगर कर्ल करा, किधर आ रहा फिंगर का डायरेक्शन, नीचे की तरफ। नीचे कौन सा एक्सिस है, नेगेटिव वाई है, नीचे नेगेटिव वाई है, इसलिए क्या लिख रहा है, माइनस जे लिख रहे हैं। अब खुद से दूसरे वाले का सोचो, दूसरा वाला मतलब वाई के लिए खुद से सोचो। प्लस आई आएगा, चलो देखो कैसे, थंब ऊपर, अगेन ये पॉइंट की तरफ, बाहर की तरफ, कर्ल करोगे तो फिंगर किधर आएगा, एक्स की तरफ, यानी बी वाई जो होगा, बी वाई का मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी आई कैप, ये बी वाई रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको ऐड करोगे वहां से डायरेक्टली आ जाएगा।
और जिसको जिसको फिंगर कर्ल करने में दिक्कत हो रहा है वो दूसरा मेथड यूज कर सकता है। अभी बताएंगे दूसरा मेथड कैसे यूज करना। चलो दूसरा मेथड में क्या होता है, दूसरे मेथड में हमें निकालना होता है डीएल क्रॉस आर वेक्टर, इसका यूज करना होता है। दूसरा जो मेथड होता है क्या बताएगा, डीएल क्रॉस आर से डायरेक्शन आता है। समझो डीएल क्रॉस आर में अगर एक्स के लिए देख रहे हो तो डीएल का डायरेक्शन किधर होगा, आई क्या, समझ लो एक बार ठीक से। अगर एक्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हो इसके लिए तो आई का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, यानी करंट का डायरेक्शन जब देखेंगे क्योंकि डीएल का डायरेक्शन ये उधर ही होता है तो इसको आई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर जो आई की तरफ है क्रॉस। अब आर के लिए सोचो, आर का जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, आर ओरिजिन से किधर होगा, के की तरफ बाहर, यानी इसको लिख सकते हो के कैप। और आई इंटू के क्या होता है, आई इंटू के माइनस जे होता है, माइनस जे आया था। दोनों फॉलो कर सकते हो, या तो हैंड फॉलो करो हाथ कर्ल करके, या फिर डायरेक्शन देना पड़ेगा डीएल को और आर वेक्टर को, वहां से भी सीधे कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आई क्रॉस के क्या देगा तुमको, माइनस जे देगा। दूसरे के लिए भी सोचो, इसके लिए अगर सोचोगे तो इस वाले के लिए डीएल का डायरेक्शन किधर जा रहा है, जे में, डीएल का डायरेक्शन किधर जा रहा है, जे में। आर का तो चेंज ही नहीं हो रहा है क्योंकि ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हमेशा किधर देखेगा, के कैप की तरफ देखेगा। और जे क्रॉस के कितना होता है, इधर आई, ठीक है। तो कोई भी मेथड यूज करो तुम्हारे हाथ में है, कौन सा तुमको इजी लग रहा है, क्लियर है। मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे, दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों में एंगल कितने का, दोनों में एंगल 90 डिग्री का, तो इजिली √2 से मल्टीप्लाई करके किसी एक का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 2πd, ये आंसर होगा तुम्हारा। और अगर वेक्टर फॉलो नहीं करोगे तो तुम क्या लिखोगे इधर, 2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2πd, जो कि गलत है। कोई है जिसको नहीं समझ में आया, सबको आ गया समझ में, अरे चलो फिर एग्जाम के दिन पता चले। एक नोट लिखोगे, लिखना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड at a point, at a point, at a point along the direction of current, at a point along the direction of current, at a point along the direction of current is 0. ठीक है, इसका मतलब समझते हैं क्या, मतलब देखो ये एक वायर है, हमने इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है निकाल सकते हैं, इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। किसी ने ये एक पॉइंट दे दिया कि बताओ इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कितना होगा, 0, यानी बीपी और बीक्यू दोनों जो पॉइंट होगा, या बीपी बीक्यू के बराबर होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है क्योंकि चलते वायर दे देता है, वायर को फोल्ड कर देगा, ठीक है। अभी सवाल करेंगे कुछ उस तरीके का, तो इसका यूज करेंगे जो भी पॉइंट करंट के डायरेक्शन के अलोंग में होगा, करंट के डायरेक्शन का अलोंग का मतलब पीछे भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है। अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और कोई पॉइंट करंट के डायरेक्शन के अलोंग है तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा।
अभी देखेंगे इसको कैसे करेंगे या इसका यूज कैसे आता है। लिखना इसमें पहले ड्रॉ कर लूं। लिखना फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, find magnetic field at point O due to given configuration of, find magnetic field at point O due to given configuration of wires, due to given configuration of wires. और अगेन हर जगह डॉट डॉट है, इसका मतलब क्या है, वो इनफाइनेटली लार्ज है। और बस मैग्नेटिक फील्ड पूछा है ना, इसका मतलब डायरेक्शन के साथ साथ आंसर बताएंगे। क्रॉस डॉट बता सकते हो और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी बताना। सोचो कैसा है। करंट के सारे वायर से, जिस वायर से अगर लाइन में होगा उससे जीरो होगा, जिससे नहीं होगा उससे जीरो नहीं होगा। तो देखो कि सारे वायर से अगर करंट के अलोंग है तो जीरो हो जाएगा आंसर, नहीं है तो कुछ आना चाहिए। किधर होगा, जे डायरेक्शन में। जिस करंट, जिस वायर के चलते पहले कैलकुलेट कर रही हो, दोनों के चलते डॉट आ रहा है, हाँ तो बस हो गया आंसर, ऐड हो जाएगा सिंपली दोनों। अगर दोनों के चलते डॉट आ रहा है दोनों ऐड होगा, अगर एक के चलते डॉट एक के चलते क्रॉस आ रहा है तो फिर दोनों नलीफाई हो जाएगा। चलो सम, देखो क्या दिक्कत आ रहा है मुझे नहीं पता। इसको डिवाइड कर सकते हो, वायर वन, ये वायर टू, ये वायर थ्री और ये वायर फोर। ठीक है, ये जो इनफाइनाइट वायर है ना, ये इनफाइनाइट वायर और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, इसको कन्वर्ट कर सकते हो दो दो सेमी इनफाइनाइट में। ये एक सेमी इनफाइनाइट है, ये एक सेमी इनफाइनाइट, ये एक सेमी इनफाइनाइट, ये एक सेमी इनफाइनाइट। लेकिन अगर पॉइंट ओ पे वन और थ्री के लिए देखोगे तो पॉइंट ओ जो है ना वो लाइन पे लाई कर रहा है, जो अभी नोट लिखवाए उसके अकॉर्डिंग। अगर वायर वन के लिए देखोगे तो वायर वन का करंट किधर जा रहा है, इस तरीके से, और इसी इसी लाइन के अलोंग पॉइंट ओ है। तो बी ड्यू टू वन कितना हो जाएगा, जीरो। बी ड्यू टू वन कितना हो गया, जीरो हो गया। सिमिलरली बी ड्यू टू थ्री भी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट ओ है वो किधर लाइन कर रहा है, अगर ये जो वायर है इस वायर के करंट के डायरेक्शन में है, तो इसके चलते बी थ्री भी कितना हो गया, जीरो हो गया।
तो B1 के चलते B3 के चलते कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दोनों के चलते कितना होगा, 0। अब बचा कौन कौन सा, 2 और 4। और 2 और 4 ध्यान से देखोगे तो सेमी इनफाइनाइट वाला कंडीशन है। 2 और 4 क्या है, सेमी इनफाइनाइट वाला कंडीशन है। ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ओ पे निकालना है। ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, किसके लिए निकालना है, ओ पे निकालना है। तो B ड्यू टू 2 देखते हैं। B ड्यू टू 2 का वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई, डिस्टेंस कितना दिया हुआ, A। ठीक है, डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, फिंगर इधर रखो और कर्ल, सॉरी नीचे की तरफ है तो ये जाएगा ही नहीं, हाँ ऐसे, ठीक है। ऐसे कर्ल करो, किधर आएगा, बाहर की तरफ। ये थंब करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ल करोगे बाहर, मतलब यहाँ क्या आएगा, डॉट वेक्टर लगा सकते हो। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है, कौन सा समझ, ये वाला देखो, मैग्नीट्यूड कैसा है, समझ में आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन जो है देखो, ये नीचे की तरफ जा रहा है, करंट जो है ना इसमें कैसे फ्लो होगा, करंट का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे। तो राइट हैंड यूज करोगे, थंब नीचे की तरफ, ठीक है ना। अब ऐसे रखोगे ना तो ये जो पॉइंट है देखो, थंब किधर आएगा, नीचे की तरफ। ऐसे उल्टा करोगे तो थंब किधर रिप्रेजेंट करने लगेगा, ऊपर, जो कि गलत है। इसलिए इसको क्या करोगे, घुमाओगे फिर कर्ल करोगे, और घुमा के कर्ल करोगे तो थंब, ये जो कर्ल ऑफ फिंगर हो किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। और बाहर के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट। इसलिए क्या लिख रहा है, डॉट लिख रहा है। नेक्स्ट कौन सा बचा, B4। अगर कर्ल वाले से कंफ्यूजन हो रहा है, कर्ल वाले से बार बार बोलना है, कर्ल वाले से कंफ्यूजन होगा तो किसके पास जाओगे, वेक्टर फॉर्म के पास। वेक्टर फॉर्म से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो करंट है किधर की तरफ है, -J की तरफ। करंट किधर है, -J की तरफ। और इसका डायरेक्शन किधर है, इसके रेस्पेक्ट में ये +I है, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, +I, तो क्रॉस I। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, I क्रॉस J K होता है, ठीक है। तो इसको उल्टा कर दो, J क्रॉस से कितना होगा, और K किधर की तरफ है। अगर यहाँ पे एक एक्सिस होता तो K किधर आता, बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है। दोनों आसान है, जो तुमको आसान लग रहा है वो पिक कर सकते हो। नेक्स्ट, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई A, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी, अब इसके लिए बहुत इजी है। थंब ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, फिंगर कर्ल करके किधर आएगा, बाहर की तरफ। बाहर मतलब डॉट, यानी बी नेट जो होगा एट पॉइंट O, डायरेक्शन सेम है, अब ऐड कर सकते हो। डायरेक्शन सेम है तो ऐड करोगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई A, बाहर की तरफ है इसलिए डॉट। डायरेक्शन निकालने में दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्या, √2 कैसे करें, देखो, अच्छा रुको बता। पिछले वाला केस जो था ना, देखो उसमें जो अगर वी नेट निकाले थे तो एक इधर आया था I की तरफ, और एक जो कैलकुलेट कर रहे थे B किधर आया था, -J की तरफ आया था। इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो कितना होगा, √B जो x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस B जो y कंपोनेंट है, ठीक है। तो इधर से कैलकुलेट करोगे तो √2 आ जाएगा। दो वेक्टर जो एंगल 90 डिग्री पे होता है और दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा, जैसे स्क्वायर का साइड निकालते हो ना, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2a, वही तो वही है, पिछले वाले का है, इस वाले का मत समझ लेना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क, magnetic field due to a current carrying arc. स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो था वो देख लिया। स्ट्रेट लाइन के केस में इनफाइनाइट होगा या फिर फाइनाइट होगा, और नहीं तो सेमी इनफाइनाइट होगा। ये 3 केसेस बनते हैं और तीनों के लिए मैंने कुछ कुछ करवा दिया था। नेक्स्ट है, अगर आर्क दिया हुआ है तो कैसे करोगे।
आर्क के लिए जनरली हम सेंटर पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। जो भी आर्क होगा उसके लिए कहाँ पे कैलकुलेट करोगे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, एक आध सवाल छूटा वो, चलो इसके बाद करवा देंगे। देखो आर्क देगा तो उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा, सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है वो दे करके रखेगा। ये सेंटर है, इस पे एंगल कितना बना रहा है आर्क ये देगा, रेडियस देगा, और करंट जो उसमें से फ्लो हो रहा है वो देगा। अगेन डायरेक्टली हम बायट सेवर्ट लॉ फॉर्मूला इस पूरे आर्क के लिए नहीं लगा सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट लेंगे। जैसे एक यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिए, लिखना नहीं है, तो डीबी कैलकुलेट करेंगे। डीबी के लिए म्यू नॉट आई साइन थीटा डीएल डिवाइडेड बाई, बोलो, डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। अब यहां से क्या है ना, ये जो थीटा है साइन थीटा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हमेशा 90 के बराबर होता है। किसके केस में, आर के केस में। समझो क्यों, देखो यहाँ पे डीएल काटोगे ना, डीएल जब यहाँ पे हमने काटा तो मान लो इधर ये, इधर डीएल वेक्टर, ठीक है, पॉइंट किधर है, ओरिजिन से पास कर रहा है, पॉइंट किधर है, ओरिजिन पे है, तो यहाँ पे पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये टेंजेंट और ये रेडियस दोनों में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि आर्क पे कहीं भी डीएल काटोगे वो किधर जाएगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में जाएगा। किसी भी आर्क पे कहीं भी लेंथ काटोगे, कहीं भी लेंथ काटोगे तो किधर जाएगा, टेंजेंट की तरफ जाएगा। और टेंजेंट रेडियस से कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ काटो ये ज्वाइन करोगे, यहाँ काटोगे ये ज्वाइन करोगे, हर जगह ज्वाइन करोगे, एंगल जो थीटा होगा यहाँ पे वो कितने के बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। तो इस थीटा के बारे में हम सोचना है नहीं, इसको सीधे लिख सकते हो कितना, ये 90 डिग्री है। अभी लिखो मत, डीएल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे रिप्लेस किसको करना है, डीएल को रिप्लेस करना है। तो डीएल को रिप्लेस करने के लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन करके बहुत ही ईजी है, रिप्लेस कर दोगे, फाइनल रिजल्ट अगेन याद रखेंगे। फाइनल रिजल्ट जो होगा ओ के लिए वो होगा म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। क्या होगा, अल्फा कौन सा एंगल है, जो आर्क सेंटर पे बना रहा है, अल्फा वो एंगल है जो आर्क कहाँ बना रहा है, सेंटर पे। तो म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ रहा है, 4 पाई आर आ रहा है, तो 4 पाई आर रख लो। और अल्फा हमेशा ध्यान रखेंगे, अल्फा को पुट करते हैं रेडियन में, डिग्री में नहीं पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे, रेडियन में। अब इसके दो स्पेशल केस बनते हैं। स्पेशल केस ए क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क के लिए जो अल्फा का वैल्यू होगा, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा कितना होगा, पाई। पाई है तो यहाँ पाई पुट करोगे, तो एक पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी नॉट का जो वैल्यू होगा वो होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 4 आर।
इधर बहुत ही फॉर्मूला होता है, अलग अलग फॉर्मूला इधर याद करना होता है, और अलग अलग याद ऐसे करने का जरूरत नहीं भी है अगर थोड़ा लॉजिकली सोचोगे। मैं तो बस दो ही फॉर्मूला मानता हूँ, दो फॉर्मूला, एक सबसे पहले जो पढ़ाया था वायर के लिए जिसमें साइन थीटा आ रहा था, और एक ये वाला फॉर्मूला। इस दो फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला और एक जो साइन वाला फॉर्मूला था वो, इन दोनों फॉर्मूला से आर्क और स्ट्रेट लाइन का काम बन जाता है, ठीक है ना। केस बी है सर्कुलर रिंग, दूसरा केस इसी में, मतलब स्पेशल केस में केस बी है सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग के लिए अगर इस सर्कल को मैं पूरा कर दूं तो सेंटर पे एंगल कितने का बनेगा, यानी अल्फा जो होगा वो कितने के बराबर हो गया, 2 पाई के बराबर। अल्फा कितने के बराबर हो गया, 2 पाई के बराबर हो गया। जब 2 पाई रखोगे तो बी का वैल्यू कितना होगा, बी ध्यान रखना, बी ओ लिखने का क्या मतलब है, सेंटर पे कैलकुलेट करना है। ओ जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। इसमें नीचे पाई नहीं आता, इसके पिछले वाले में पाई नहीं आ रहा था। तो सर्कल वालों में याद रख सकते हो कि नीचे पाई नहीं होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है। और बार बार बोल रहा हूँ ये कहाँ का फॉर्मूला है, सेंटर का फॉर्मूला है। अभी हमें एक्सिस पे निकालना है, एक्सिस के लिए बताएंगे कुछ देर में। चलो तो कुछ सवाल करते हैं इससे रिलेटेड। पहले एक छोटा हुआ स्ट्रेट का उसका सवाल करेंगे, फिर इधर करेंगे। लिखना, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at the center of, find magnetic field at the center of find magnetic field at the center of, at the center of given square loop. Find magnetic field at the center of given square loop. ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, सोचो इसको कैसे करेंगे। इसमें फाइनाइट का कंसेप्ट यूज करेंगे या इनफाइनाइट का, किसका, फाइनाइट का। वो नहीं हो रहा है। देखो या तो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा अभी तक जो पढ़ाया। हाँ बोलो। बीच में, अरे सेंटर पे निकालना है, मतलब ये जो ये जो आर्क है ना, सॉरी जो ये लूप है इसका सेंटर कहाँ होगा, अरे जहाँ दो डायगोनल्स कट करेंगे। हाँ तो इसका कुछ अरे भाई अब से पॉइंट ही नहीं पता है, पॉइंट साफ साफ लिखा हुआ है सेंटर पे, इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे।
कष्ट है तुम लोगों को, बहुत ज्यादा कष्ट है। जैसे कि सबका डाउट होगा, सबका, हाँ। ठीक। नहीं, जो डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस डी रख रहे हो। एंगल 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 90 डिग्री थोड़े बना रहा है, दोनों एंड जो है वो एंगल 90 डिग्री का थोड़े बना रहा है। चलो देखो, सुनो सुनो, या जो एक्चुअली इसको 4 बार में डिवाइड कर सकते हो, 1 2 3 और 4। ये जो भी सवाल है इसको क्या करेंगे, 4 बार में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मान सकते हैं ना कि एक वायर है, ये एक वायर है, ये वायर है और ये वायर है। ठीक है, एक वायर के लिए निकालेंगे, दूसरे के लिए निकालेंगे, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, और फिर ऐड कर देंगे। अब ये जो एक वायर है ना, इसका लेंथ फिक्स है, इसका लेंथ तुमको गिवन है, इसका लेंथ कितना है, ये है, तो फाइनाइट वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब तुम्हें जरूरत पड़ता है इस डी का, इस बी का जरूरत पड़ता है ना, क्योंकि हम पॉइंट से वो डिस्टेंस लेते हैं जो वायर के परपेंडिकुलर होता है, तो इस डिस्टेंस डी का जरूरत पड़ेगा। साथ ही साथ एंगल का जरूरत पड़ता है कि ये एंड इस पे एंगल कितने का बना रहा है, ये θ1, ये एंड इस पॉइंट पे इधर एंगल कितना बना रहा है, θ2। आ रही बात समझ में? तो यहाँ θ1 और θ2 क्या होगा, बराबर होगा, कितने के बराबर, π/4 के बराबर, स्क्वायर है ना, π/4 हो गया। तो अगर एक वायर के लिए लिखोगे, मान लो मैंने 2 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, तो 2 के लिए अगर लिखोगे b2, तो उसका वैल्यू कितना होगा, μ0I डिवाइडेड बाई 4πd। अभी d कैलकुलेट करेंगे, साइन π/4 प्लस साइन π/4। ठीक है, अभी तक मैंने d कैलकुलेट नहीं करा है, d कैलकुलेट करेंगे, इतना होगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं ऑनलाइन वालों को? तो देखो साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, साइन π/4 कितना होता है, 1/√2। तो 1/√2 1/√2 2/√2, तो बाहर इतना आएगा। और यहाँ जो वैल्यू है μ0I डिवाइडेड बाई 4πd, अभी वैसे रखो, डी कैलकुलेट कर लेंगे, डी कैलकुलेट करना बहुत इजी काम है। b2 के लिए इतना आएगा, अगर ये हमें डी पता होता तो, बोलो जल्दी। ठीक है, b2 के लिए ये वैल्यू आएगा। अब b1 के लिए कैलकुलेट करो, b1 के लिए भी कैलकुलेट करोगे ना, तो ये वायर और ये वायर दोनों आइडेंटिकल है, ये वायर इसका लेंथ सेम है, करंट आई दौड़ रहा है, डिस्टेंस b ही होगा, तो इसके लिए भी वही होगा। सिमिलरली 3 के लिए भी वही है और 4 के लिए भी वही है। तो जो भी वैल्यू है ना, ये सारे के लिए, क्या सर आंसर आगे सर, आ गया आंसर? सबके लिए कितना होगा, मैग्नीट्यूड सबका सेम होगा, और अगर डायरेक्शन भी सेम आ गया तो नॉर्मल एडिशन कर सकते हो। डायरेक्शन अगर सेम आ गया तो क्या कर दोगे, नॉर्मल एडिशन कर दोगे, और अगर डायरेक्शन नहीं आया तो फिर उसके अकॉर्डिंग सोचोगे। तो डायरेक्शन सोच लेते हैं पहले I1 के लिए। 1 के लिए देखो, सबका क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा, देख ले रहे हैं, देखो करंट हम रिप्रेजेंट करेगा, कर्ल करेंगे, किधर आएगा, अंदर की तरफ, यानी 1 के चलते किधर आया, अंदर की तरफ। 2 के लिए देखेंगे, 2 किधर जाएगा, ऐसे कर्ल करोगे अंदर की तरफ, अंदर, इसके लिए अंदर की तरफ, और इसके लिए भी अंदर की तरफ। ठीक है, लूप के लिए डायरेक्शन निकालने का एक और तरीका होता है, सुन लो, लूप के लिए डायरेक्शन निकालने का क्या होता है, एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि जिधर करंट घूम रहा है ना, उधर फिंगर कर्ल करो। लूप के लिए है, किसके लिए यूज करेंगे, लूप के लिए, जिधर करंट दौड़ रहा है उधर किसको करेंगे, फिंगर कर्ल करेंगे। ये जो स्ट्रेट वायर है ना, उसका उल्टा है, लूप की जो इधर करंट जा रहा है उसको किधर, उसमें क्या करेंगे, फिंगर को कर्ल करा। तो अगर फिंगर ऐसे कर्ल करोगे, थंब जो रिप्रेजेंट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। आ रही बात समझ में? मतलब जो हमने पढ़ा था ना, किसके लिए, स्ट्रेट वायर के लिए, उसका जस्ट अपोजिट है। उधर करंट थंब के डायरेक्शन में रखते थे, कर्ल ऑफ फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता था, मैग्नेटिक फील्ड। लूप जब दिखेगा, लूप के लिए बस रिवर्स कर देंगे। लूप के लिए रिवर्स कैसे करेंगे, करंट दिया रहेगा, वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब जो कर्ल है ना, वो कर्ल किसको रिप्रेजेंट करेगा,
करंट के डायरेक्शन को, और थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट इधर कैसे दौड़ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी जो भी तुम्हारा फिंगर है किधर कर्ल करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। यानी मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए किधर आएगा, अंदर की तरफ। मैग्नीट्यूड सेम है, तो यानी बी नेट जो होगा वो होगा 4 टाइम्स ऑफ एनी वन, 4 टाइम्स करोगे √2 म्यू नॉट आई बाई पाई डी होगा। डी कैलकुलेट कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। ये a/2 और ये कितना होगा, a/√2। ये तुमको कैलकुलेट करना, या फिर एंगल भी पता है तो एंगल से भी पता कर सकते हो। ये एंगल 45 डिग्री है, ये आराम से आ जाएगा tan यूज करके। सर 2√2 होगा ना सर? क्या होगा, सर बीनेट जो होगा सर, बीनेट 2√2 म्यू नॉट आई होगा ना? हाँ अभी इधर डी पुट करोगे तो हो जाएगा ना, ये डी एक एटम में पुट करोगे तो आ जाएगा। डी मैंने ऐसे ही अच्छा डी, ए ये टाइम, हाँ सर। हाँ डी इसको ऐसे ही रखा हुआ है ना, एक एटम में रखोगे तो 2√2 आ जाएगा। कैलकुलेट करें डी, डी कितना आ रहा है, a/2, तो a/2 पुट करोगे यहाँ पे तो इधर जाके कैलकुलेट करने की जरूरत था भी नहीं, ये पूरा कितना है डी है, तो ये d/2 ही होगा। चलो देखो नोट में क्या लिखेंगे, वो जो थोड़ा सा जो उल्टा आ रहा था ना वो चीज लिखोगे। अगर स्ट्रेट वायर होगा, डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर स्ट्रेट वायर है तो उसके लिए जो कर्ल ऑफ फिंगर है गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब स्ट्रेट वायर होगा तो फिंगर कर्ल क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। और स्ट्रेट वायर में हमेशा ये यूज करेंगे, और अगर इसमें दिक्कत होगा फिर जाओगे क्रॉस वाले जो वेक्टर फॉर्म है उसमें। इसमें दिक्कत होता नहीं है, पता ना तुम लोग को क्यों दिक्कत हो रहा है। सिंपल सा चीज है, थंब आई रिप्रेजेंट करेगा, जिधर पॉइंट है उधर ले जाकर के फिंगर कर्ल करोगे, डायरेक्शन पता चल जाएगा। सर और एक तो दीजिए ना सर। क्या बोल रहे हो, सर और एक सिमिलर क्वेश्चन दीजिए ना सर। इसके जैसा, रुक हाँ तो सर। दे रहे हैं। फॉर लूप, अगर लूप दिया हुआ है तो क्या करोगे, कर्ल ऑफ फिंगर चलो डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ देखते हैं, इससे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा अगर लूप दिया हुआ है तो।
इसके लिए डायरेक्शन बताओ। इसके लिए डायरेक्शन बताओ, या इसको रिवर्स कर सकते हो। इसके लिए डायरेक्शन था ओ पे, आई और आई, डॉट या क्रॉस। हाँ, पहले के लिए डॉट डॉट होगा, सेकेंड वाला हाँ देखो अगेन ये लूप है, लूप के लिए ये फॉलो करेंगे, तो फिंगर जो है वो कर्ल करेंगे किधर, करंट की तरफ। करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। फिंगर कर्ल करो, थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी क्या आएगा, क्रॉस। ठीक है, ये लूप का एक पार्ट है, ये जो है ना ये क्या है, एक आर्क है जो कि लूप का पार्ट होता है। लूप के पार्ट के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मतलब ये मेथड यूज कर सकते हो। तो इसके लिए फिंगर कर्ल कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब फिंगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो किधर आएगा, बाहर की तरफ, यानी यहाँ पे डॉट होगा। ठीक है, और भूल के भी लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना। लेफ्ट हैंड यूज कर देते हैं बच्चे, राइट हैंड में पेन रहता है ना, तो आंख बंद करके लेफ्ट हैंड यूज कर देते हैं, या जो लेफ्टी वाले होते हैं उनको तो दिक्कत होता ही है। चलो एक थोड़ा सा डरावना फिगर दिखता है। हाँ पता है मुझे, देख लिया मैंने तुमसे पहले। ये वायर नहीं है, ये फ्रेम है एक, वायर अब दिखेगा। ठीक है, ऐसे है ये बाहर की तरफ और ऐसे। ठीक है, ये ऐसे फ्रेम रखा हुआ है, अब यहाँ पे वायर रखेंगे। अरे ये किताब है तुम्हारा, एक किताब पे ऐसा करा और ये लेटा हुआ है, क्या हो गया, कुछ इंटरेस्टिंग हो तो बताओ हमें भी। अरे अपने में हंस लेते हैं यार, बड़े क्या बोलते हैं उसको, स्वार्थी लोग हो। हाँ तो खुशी बांटने से खुशी मिलती है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इसमें करंट दौड़ रहा है, आई आई और इधर जा रहा है आई। पॉइंट ओ पे पता करना है, मतलब बी ओ इज इक्वल टू व्हाट, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है ए के बराबर। टॉम एंड जेरी देखते हो ना, हाँ तो वो टॉम एंड जेरी वाला होल है, उसके ऊपर एक कैसे वायर घुमा हुआ है और फिर आया हुआ है। हाँ अरे तुम तो फिगर ही रच रहे हो यार, जल्दी करो। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आर्क के लिए या फिर वायर के लिए फिगर ही बहुत गंदा देता है। अगर एक बार फिगर समझ जाओगे कैलकुलेट कर लोगे, फिगर नहीं समझोगे तो फिर मत करना कैलकुलेट, गलत आंसर लाओगे, छोड़ देना, 4 नंबर ऐसे ही त्याग कर देना, क्योंकि -1 से बढ़िया है 0। चलिए ये फिगर इमेजिन कर पा रहे हो कि कैसा, फिगर इमेजिन कर पा रहे हो, कुछ इस तरीके का इधर ऐसे। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर आर्क है, और ये जो दो वायर है ना स्ट्रेट वाले, ये किस प्लेन में है, इस प्लेन में, नीचे वाले प्लेन में ऐसे रखा हुआ है। आ रही बात समझ में। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के चलते पॉइंट ओ पे कितने का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पता करना है। पहले ब्रेक करना सीखो, वायर कितने वायर में ब्रेक कर सकते हैं इसको, कितने वायर में ब्रेक करोगे, 3 वायर में। हाँ ब्रेक, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वायर के कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक करते हैं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको एक्चुअली में कितने वायर बना सकते हो, 3 वायर, ये 1, ये 2 और ये 3।
चलो इसको जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी खत्म हो जाएगा, डिपेंड तुम पे करता है। सोचो कैसा होगा डायरेक्शन उसका। डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर 3 एक्सिस मान लो ना, एक्स वाई जेड, उधर की तरफ रिप्रेजेंट करो। इसको मान सकते हो इधर एक्स, इधर वाई और इधर की तरफ जेड। डायरेक्शन को आप आई जे के फॉर्म में लिख सकते हो। क्या हुआ? ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ। तो देखो अगर ये जेड है तो अंदर की तरफ के वाला रिप्रेजेंट करेगा, तो वैसे लिख सकते हो। हाँ माइनस के लिख सकते हो। नहीं, तीनों को मिला के आई कैसे आ सकता है? माइनस जे है तो फिर ये इसके साथ ऐड डायरेक्टली कैसे हो सकता है? नहीं होगा ना। 3 अलग अलग वायर है। यहाँ पे बी नेट जो होगा, बी नेट विल बी B1 प्लस B2 प्लस B3। ठीक है। और इसको सिंपल एडिशन तभी कर सकते हैं जब तीनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। अगर तीनों का डायरेक्शन सेम नहीं होगा तो सिंपल एडिशन नहीं करेंगे। चलो सोचो, देखो देखो इधर पहले 1 के लिए करते हैं। 1 के लिए अगर कैलकुलेट करोगे ना तो मैग्नीट्यूड तो डायरेक्टली लिख सकते हो, कौन सा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए। सेमी वाला केस बना रहा है ना, सेमी के लिए इतना लिख दिया। अब डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? इधर देखो, ये थंब अंदर की तरफ जा रहा है, करंट जो है ना, इससे रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है? करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो थंब अंदर की तरफ जाएगा। फिंगर जब कर्ल करोगे तो नीचे आएगा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब वाई का नेगेटिव, वाई का नेगेटिव मतलब माइनस जे लिख दो। ठीक है। अब B2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। B2 के लिए अगर कैलकुलेट करोगे 2 ये है। ठीक है। इसके लिए वैल्यू कितना होगा? 4a, पाई इसमें नहीं आता। ठीक है। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? फिंगर कर्ल करके। करंट के डायरेक्शन में जब फिंगर को कर्ल करोगे तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? यानी माइनस के। थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। जेड माइनस, जेड बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ क्या होगा? जेड जेड ये है, ये जो प्लेन है ना इधर है तो प्लेन बाहर की तरफ है। जब फिंगर कर्ल करोगे तो फिंगर किधर जा रहा है? अंदर। अंदर क्या होगा? जेड का नेगेटिव टर्म, यानी माइनस माइनस के कैप। 3 कैलकुलेट करो। 3 इजी है। कैसे? देखो करंट अब बाहर की तरफ जा रहा है। करंट किधर जा रहा है? बाहर की तरफ। और वायर है, वायर है ना, तो थंब किससे रिप्रेजेंट करेंगे? करंट। कर्ल करोगे तो किधर जाएगा? नीचे। नीचे क्या है? माइनस वाई। तो प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए माइनस जे। आ रहा है बात समझ में? करंट, करंट बाहर है। हाँ ठीक ठीक। सर B2 को और एक बार बोलिए। कौन सा? B2। V2। हाँ V2 देखो, V2 अगर पूछना है तो बाकी सब हटा सकते हैं। ये सिचुएशन है V2 का। और V2 है क्या? एक आर्क है। आर्क के लिए क्या यूज करेंगे? कर्ल रिप्रेजेंट करेगा करंट को, कर्ल रिप्रेजेंट करेगा करंट। और जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? थंब रिप्रेजेंट करेगा बी को। ठीक है। तो जब देखो ये जो आर्क है ना, आर्क के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो कर्ल करोगे, बी अंदर की तरफ आ रहा है। बी अंदर का मतलब हमने बाहर क्या माना था? जेड। ये जो ऐसा रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ना, जेड एक्सिस किधर है? इधर। अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड है। अब जेड यहाँ तो ड्रॉ कर नहीं सकते हैं, कहा जाएगा नीचे आ जाएगा, इसलिए जेड ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर ये जेड है तो जब हमने कर्ल करा फिंगर, डायरेक्शन इधर की तरफ जा रहा है, माइनस जेड की तरफ, इसलिए इसको कैसे लिख रहा है? माइनस के से लिख रहा है। क्लियर है? यस सर। कितना टाइम हुआ? 2 मिनट और। अरे आज इतना जल्दी जल्दी टाइम खत्म हो रहा है। ज्यादा पढ़ा दिए हैं क्या? 3 पेज से ज्यादा हो गया? 10 पेज? आज पूरा हिस्ट्री में 10 पेज हम नहीं पढ़ाए हैं कभी। मतलब पिछले साल से हिस्ट्री काउंट करो, मेरा मेरा, सबका नहीं यार।
तो हम अपने लाइफ में कभी 10 पेज एक क्लास में नहीं पढ़ा पाए हैं। हाँ 6 बहुत है वो 6 पेज। चलो देखो नोट में क्या है, थोड़ा सा ये हेल्प करता है। अगर आई है और इधर I1 I2 भी ले सकते हो, ठीक है। इसके बीच में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा होगा तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। करंट का डायरेक्शन अगर सेम है, बीच में अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, ऐड होगा। देख लो अगर इसके लिए इधर कैलकुलेट कर रहे हो, इधर सॉरी क्या बोल रहे थे, हाँ डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हो, इधर अगर देखोगे तो ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ घुमाओगे अंदर, इसके लिए क्या आ रहा है, क्रॉस, सॉरी इसके लिए क्या आएगा, डॉट। नहीं नहीं, जो सेम बोले थे वो गलत बोले थे, डॉट होगा। यानी डिपेंड किस पे करेगा यहाँ पे डायरेक्शन, इसके मैग्नीट्यूड पे। आ रही बात समझ में? सुनो सुनो सुनो, दोनों ऊपर जा रहा है ना, दोनों ऊपर जा रहा है। I1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, I1 के लिए कैलकुलेट करोगे, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को, कर्ल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ। अब इसके लिए जब कैलकुलेट करोगे तो थंब ऊपर, लेकिन ये पॉइंट इधर है, इसके इस साइड है, तो जब कर्ल करोगे ना तो पॉइंट ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं कर लो, ऐसे कर दोगे तो फिर ये इधर आ जाएगा ना, तो इधर कैलकुलेट करो किधर आएगा, बाहर की तरफ, तो डॉट। अब इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस I1 I2 की वैल्यू पे। अगर I1 ग्रेटर देन I2 है तो क्या होगा, क्रॉस, और अगर I1 लेस देन I2 है तो डॉट, ठीक है। और नेक्स्ट इसका ये ए था, बी में डायरेक्शन अपोजिट कर रहे हैं I1 और I2। इसके लिए जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। दूसरा वाला जो केस है, अगर करंट एक के लिए ऊपर की तरफ है, दूसरे के लिए नीचे की तरफ है, फिंगर कर्ल करो, इसके लिए क्या आएगा, अंदर की तरफ, यानी क्रॉस। इसके लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो अंदर की तरफ क्रॉस, यानी जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो इनसाइड पॉइंट पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगा। जब इनसाइड पॉइंट के लिए देखोगे तो इस वायर के लिए भी और इस वायर के लिए जो डायरेक्शन आ रहा है वो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करो, इसको नीचे करो, इसको ऊपर करोगे तो बाहर आएगा, दोनों के लिए बाहर आएगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा होगा तो दोनों वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनसाइड, मतलब अंदर, बाहर वाले की बात अभी नहीं कर रहे हैं, इधर और इधर का भी बात नहीं कर रहे हैं, किधर की बात कर रहे हैं, अंदर में। तो अंदर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होगा, लेकिन इसके लिए सोचना पड़ता है, इस पे किस पे डिपेंड करेगा, करंट के मैग्नीट्यूड पे, जिसका मैग्नीट्यूड लीड करेगा उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन होगा, ठीक। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।